नमस्कार, जय नेपाल, जय भारत। एस जयशंकर आज सुबह 10 बजे काठमांडू पहुंचे हैं। विदेश मंत्री जयशंकर गुरुवार को काठमांडू होने वाली नेपाल भारत विदेश मंत्री स्तरीय संयुक्त आयोग की 7वीं बैठक में हिस्सा लेने के लिए काठमांडू आए हुए हैं। भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर के स्वागत के लिए नेपाल के विदेश मंत्री एनपी साउद, विदेश सचिव सेवा तमसाल और अन्य अधिकारी त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे हुए थे। आज की विशेष चर्चा में भारत नेपाल मामलों के जानकार महेश अग्रवाल हमसे जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत महेश जी आपका। नेपाल और भारत के बीच दीर्घकालीन बिजली व्यापार समझौता हो जाना था और हुआ भी, उसमें आगे बढ़े हम लोग, और इस समझौते में 10 साल के भीतर 10,000 मेगावाट बिजली निर्यात का रास्ता खुल जाएगा। उसे आगे बढ़ाने के लिए एस जयशंकर वहां पर हैं और कई सारे मुद्दों पर भी बातचीत वहां होगी। तो आपको कैसा माहौल नेपाल में है? थोड़ा नेपाल में चूंकि आप हैं तो बताएं, आप वहां पर किस तरह का इस यात्रा को लेकर उत्साह है, नहीं है, क्या है आखिर वहां पर? देखिए, नेपाल में कुछ भी होता है तो आम जनता के मन में ये धारणा रहती है कि जो भी हो रहा है भारत के इशारे पर हो रहा है। विगत 4-5 सालों में जो परिस्थितियां बदली है, इस परिस्थिति में भारत की वहां की राजनीति में व्यवस्था थोड़ी कमजोर दिखाई देती है। जो सन 2000 के दशक में, आप ऐसा मान के चले 2000-2010 के दशक में जो भारत वहां की राजनीतिक गतिविधियों में जो हिस्सेदारी भारत की थी, वो अब हिस्सेदारी घटी हुई नजर आती है और भारत का अपना वर्चस्व नेपाल की राजनीति में कमजोर होता हुआ दिख रहा है। इसका मुख्य कारण है कि जो 2015 में जो मधेसियों को मार्जिनलाइज किया गया था वहां के संविधान में, मधेसियों का जो आंदोलन था, जो बॉर्डर ब्लॉक हुआ था, वो मधेसियों ने किया था, लेकिन वहां की सरकार ने, वहां की जनता ने और नेपाल की राजनीति को प्रभावित करने वाली विदेशी शक्तियों ने वो सारा ठिकड़ा, उस बंदी का ठिकड़ा भारत सरकार पर थोपा, जो कि सरासर गलत था। भारत सरकार की उसमें कहीं कोई भूमिका नहीं थी। तो उसके बाद फिर ये लिपुलेख का मसला आया, तो परिस्थितियां अब विश्वास का माहौल है। भारत में भी चुनावी साल है 2024 और भारत नेपाल संबंध अच्छे होते हैं, वोटर भी बॉर्डर लाइन पे हैं जो दोनों देशों की वोट को भी प्रभावित करते हैं। तो क्या एस जयशंकर का वहां जाना चुनाव के दृष्टिकोण से ही महत्वपूर्ण है पड़ोसी देश में? चुनाव की दृष्टि से, भारत के आगामी चुनाव की दृष्टि से जयशंकर जी का यात्रा का कोई महत्व नहीं है। न वहां के नेपाल की यात्रा से यहाँ के वोट बढ़ने वाले न घटने वाले हैं। पूरा सीमाई क्षेत्र और पूरा राज्य, पूरा देश आज के समय में राममय हो गया है। महेश जी, भारत नेपाल द्विपक्षीय संबंध के सभी पहलुओं की समीक्षा के लिए 1987 में एक संयुक्त आयोग का गठन किया गया था और उसकी यह बैठक है, जिस बैठक में वो पहुंचे हुए हैं, जिसमें कि उनके साथ विदेश सचिव विजय मोहन क्वात्रा भी हैं। नेपाल और भूटान के डेस्क के विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव अनुराग श्रीवास्तव भी पहुंचे हुए हैं। नेपाल की ओर से वहां के विदेश मंत्री एनपी साउद हैं। विदेश सचिव सेवा लमसम भी वहां पर पहुंचे हुए, लमसल, और संयुक्त सचिव दक्षिण एशिया प्रभाग के भृगु ढुंगाना, वो भी भाग ले रहे हैं वहां पर। तो काफी अच्छी गैदरिंग है दोनों तरफ से और उससे लग रहा है कुछ न कुछ ये ऊर्जा समझौता के अलावा कुछ और भी इश्यूज पे ये लोग बातचीत करेंगे। हालांकि इस समय बहुत ज्यादा प्रेशर है लिपुलेख वाले इशू को लेकर। लिपुलेख और उसको कैसे, भारत में जो दूसरे तत्व हैं वो तो कम से कम यहाँ चुप रहते हैं। नेपाल बहुत ज़्यादा आंदोलित हो जाता है जब कोई डेलीगेशन, और टॉप लेवल का डेलीगेशन जब नेपाल पहुंचता है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? अभी तक आपकी जानकारी में दे दूं, वहां पे एक सामाजिक कार्य के लिए 5 करोड़ की सीमा थी। वो एग्जैक्ट उसका वो जो भारत सरकार की स्कीम है नेपाल में, उस स्कीम का एग्जैक्ट नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन सामाजिक संस्थाओं के लिए वहां के काम करने के लिए किसी भी प्रोजेक्ट पर 5 करोड़ की सीमा थी, जो मैक्सिमम 5 करोड़ भारत सरकार वहां पर अनुदान देती थी। अब वो अनुदान की सीमा 25 करोड़ तक की जा रही है, इसमें इसकी घोषणा होगी। और जहां तक अभी भारत के कुछ औद्योगिक घराने वहां पर पनबिजली में पैसा लगाने के लिए तैयार है और कुछ वहां पर रजिस्ट्रेशन भी हुए हैं।
तो 10,000 मेगावाट आने वाले समय में नेपाल से भारत बिजली आयात करेगा। इसमें जो भी विघ्न आ रहे हैं उस विघ्न को दूर करने के लिए भी ये बैठक हो रही है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। और जहां तक नेपाल की राजनीति का सवाल है, आज के तारीख में किसी को भी नेपाल में राजनीति करनी है तो भारत को गाली देगा तो वहां की जनता उसके साथ रहेगी, ऐसा वो मानते हैं, जबकि बात सरासर गलत है। एक तो वहाँ का अखबार है कांतिपुर पोस्ट, प्रमुख अखबार है नेपाल का, उसने ये बयान दिया था कि दोनों तरफ के जो एक कमेटी बनी थी उसमें उस कमेटी का नाम है ईपीजी, इमिनेंट पर्सन्स ग्रुप। तो उस ग्रुप ने उस अखबार के हिसाब से, नेपाल का जो अखबार है कांतिपुर पोस्ट, उसके हिसाब से उस ग्रुप ने 2018 में रिपोर्ट दे दी थी कि जो लिम्पियाडुरा का मसला है पश्चिमी नेपाल का, वो उसके बारे में हम डिटेल दे चुके हैं दोनों देशों के प्रधानमंत्री को। लेकिन दिल्ली चुप है, दिल्ली वाले कहते हैं कि हमें कोई इस रिपोर्ट के बारे में कुछ नहीं कहना है। एक उस कमेटी में जो प्रमुख सदस्यों में से एक, जो जेएनयू में मेरे साथ भी पढ़े हुए थे, उन्होंने मुझे यही बताया कि रिपोर्ट तो हम लोगों ने दी है वहाँ पर सरकार को, लेकिन पता नहीं क्यों सरकार की तरफ से इसे प्रकाशित नहीं किया जा रहा है। उस रिपोर्ट के हवाले से कुछ आपको लगता है कि कुछ संबंध सुधर जाने हैं भारत नेपाल के बीच में? लिपुलेख के मामलों को लेके काफी आंदोलित था नेपाल किसी जमाने में। जी नहीं, पहले उस लिपुलेख वाले इलाके को जरा समझिए। वहां काम 2000 जी वहां पर भारत सरकार सड़क बना रही थी 2002 से ही, ठीक है। और ये मसला उठाया 2000, मैं समझता हूँ 20 या 19 के आसपास में ओली जी ने इस मसले को उखाड़ा, फिर उखाड़ा, ठीक है, राजनाथ सिंह के बयान के बाद। राजनाथ सिंह के बयान के बाद तो 2002 से 2019 तक आपको क्या साफ सुन गया था? 17 बरस वो नेपाल के लोग कहां सोए हुए, और जब वो काम कंप्लीट होने के कगार पर आए तो आपने उसको इशू बना दिया। तो मैं उसको कोई इशू नहीं मानता हूं, वो एक राजनीतिक इशू बनाया गया है वहां की जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए। 2-3 चीजें हैं, अभी तो पहुंचे हुए हैं, आज दिन का वक्त है, 10 बजे पहुंचे हैं, शाम 6 बजे उनको विदेश मंत्री साउथ से भी जो उन्होंने भोज आमंत्रित किया है होटल यति में, वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी। और उससे पहले उन्हें केपी शर्मा ओली से भी मिलना है, हमारे विदेश मंत्री को, और दूसरे नेताओं के जो प्रमुख नेता हैं उनसे ही मिलना है। उस मीटिंग में केपी शर्मा ओली के अलावा शेर बहादुर देउबा भी हैं जिनसे बातचीत करनी है। ऑफ कोर्स पुष्प कमल दाहाल जो प्रधानमंत्री हैं नेपाल के, उनसे मीटिंग तो तय है, पहले से ही तय है। तो क्या कुछ निकल के आता है वो तो आज शाम तक, देर रात तक पता चल जाएगा कि क्या कुछ फाइनल हुआ है। 10 साल में नेपाल से भारत ऊर्जा लेगा, बिजली लेगा, इसके बारे में तो समय लगेगा अभी, इसमें 2024 के बाद नहीं, आपको तो इंडस्ट्री थोड़ा क्या सोच रहा है, नेपाल का इंडस्ट्री इनके आने से क्या रिएक्ट कर रहा है? आपको बिजली क्षेत्र में आपको थोड़ा अपडेट कर दूं मैं। बहुत से सेक्टर में नेपाल आज भारत को बिजली दे रहा है, बहुत से सेक्टर में ले रहा है। वो टोटल अभी मेरी जो आखिरी अपडेट है उसमें 2200 मेगावाट बिजली अभी नेपाल से भारत को आ रही है, और 1500 से 1600 मेगावाट बिजली नेपाल भारत से ले रहा है। आने वाले समय में इसकी एक सीमा है कि 7-8 वर्षों में 10,000-12,000 मेगावाट नेपाल से भारत बिजली आएगी, बशर्ते कि जो पावर प्रोजेक्ट है उसमें चीन का इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। अगर चाइनीज इन्वेस्टमेंट के द्वारा बिजली वहां बनेगी तो मेरे को जहां तक लगता है भारत सरकार उस बिजली को हाथ नहीं लगाएगी, छुएगी नहीं। तो उसके लिए एक और ये लोग तैयारी में है नेपाल के लोग कि बांग्लादेश को हम बिजली एक्सपोर्ट करें, और उसमें जो ग्रिड की व्यवस्था है वो भारत सरकार वो ग्रिड की व्यवस्था उनको प्रदान करे, ऐसी भी बात सुनने में आ रही है। जहां तक औद्योगिक घरानों की बात है, भारत सरकार ने जितनी नेपाल की इंडस्ट्रियों को सुविधा दे रखी है उससे ज्यादा कोई सुविधा हो नहीं सकती है। आप नेपाल में 35% नेपाली और 65% विदेशी अगर दोनों का सम्मिश्रण करके सामान आप नेपाल से भारत एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें कोई भी भारत सरकार आयात शुल्क नहीं लेती। अब इससे बड़ी सुविधा क्या दे सकती है भारत सरकार? लेकिन नेपाल अपनी अंदरूनी बीमारी से अधिक परेशान है, वहां की उद्योगों की हालत अति खराब है, बहुत ही खराब है। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि इस दौरे से वहां की औद्योगिक घरानों में कोई लाभ पहुंचने वाला है।
भारत सरकार और कोई वहां पर सुविधा उद्योग में दे सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम बेनिफिट इंडिया गवर्नमेंट इज गिविंग एट दिस मोमेंट टू नेपाल इंडस्ट्रीज। बहुत धन्यवाद महेश जी अपडेट करने के लिए। फिर हम लोग बातचीत करते रहेंगे भारत नेपाल संबंधों पर। तो ये थे महेश अग्रवाल जो भारत नेपाल संबंध के बारे में बातचीत कर रहे थे। हम इस विशेष चर्चा को आगे भी किसी किसी विषय पे लाएंगे। आप TV6 न्यूज़ नेटवर्क का यह कार्यक्रम कैसा लगा, लाइक और सब्सक्राइब के जरिए ज़रूर हमें बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।